दिल्ली में ऑक्सीजन संकट का मामला, ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा। केजरीवाल सरकार ने जरूरत से ज्यादा 4 गुना ज्यादा की थी ऑक्सीजन की मांग। देश में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट का कहर, अब पंजाब में मिला केस। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के कई इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित। मध्य प्रदेश में एक और मौत। यूपी में बीजेपी ने उन्नाव से अरुण सिंह का काटा टिकट। बीजेपी ने बदला जिला पंचायत अध्यक्ष का उम्मीदवार। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। यूपी में 1 जुलाई से शुरू होगा वन महोत्सव। 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं। ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने के निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। दिल्ली के ऑक्सीजन ऑडिट के लिए गठित कमेटी ने यह बात मानी है और कमेटी के मुताबिक दिल्ली की तरफ से 25 अप्रैल से 10 मई के बीच ऑक्सीजन की जो मांग रखी गई वो वास्तविक 4 गुना ज्यादा थी और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में देश में ऑक्सीजन वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 12 सदस्यीय टास्क फोर्स को बनाया था। दिल्ली के लिए अलग से एक सब ग्रुप बनाया गया था और इसमें एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, मैक्स हेल्थ केयर के संदीप बुद्धिराजा के साथ केंद्र और दिल्ली के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भी शामिल थे। और इस कमेटी के पेट्रोलियम एंड ऑक्सीजन सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि दिल्ली के पास सरप्लस ऑक्सीजन था जो दूसरे राज्यों को मिल सकता था। दिल्ली को लगातार अधिक सप्लाई से राष्ट्रीय संकट खड़ा हो सकता था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन जुड़ चुके हैं राजीव तिवारी, संवाददाता दिल्ली। राजीव, जिस तरीके से अब ये बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ी बात कही गई है कि दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन चाहिए थी उससे भी ज्यादा यानी 4 गुना ज्यादा डिमांड की गई थी। ये बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है अब तो। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने और दूसरी लहर के अंदर लगातार कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी बताई गई थी और कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि ऑक्सीजन उनको काफी बड़ी संख्या में चाहिए, मगर हकीकत में कुछ और ही खुलासा निकलता नजर आ रहा है। जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑडिट टीम यानी कि ऑक्सीजन ऑडिट टीम जो बनाई गई थी वो उसने अभी खुलासा किया है कि लगभग दिल्ली को 300 मैट्रिक टन की ऑक्सीजन ही की जरूरत थी, मगर हर रोज की 1200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मांगी गई थी। मगर कहीं ना कहीं अभी खुलासे से साफ जाहिर है कि दिल्ली सरकार की मुश्किलें बिल्कुल बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से राजीव ये बात कही जा रही थी लगातार और दिल्ली सरकार के द्वारा कि ऑक्सीजन की कमी है, जबकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में थी। दिल्ली सरकार को उस दौरान, कोरोना काल के दौरान, ये नहीं समझ में आया कि दिल्ली के लिए जो संकट खड़ा हो सकता है, दिल्ली के लिए जो संकट खड़ा हो रहा है और अन्य राज्यों जो ऑक्सीजन की मांग की जा रही थी उस ऑक्सीजन को अन्य राज्यों में सप्लाई की जा सकती थी। अन्य राज्यों के जो लोग मर रहे थे उनकी जानें बचाई जा सकती थी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने लगातार कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरा था और जिस तरीके से और राज्यों के अंदर भी ऑक्सीजन की कमी थी, मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार निरंतर ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर रही थी और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी दरवाजा रुक किया गया था। तरीके से जो ऑक्सीजन ऑडिट टीम है उसने जिस तरीके से खुलासे किए हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिया है, क्योंकि दिल्ली सरकार जिस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर कहीं केंद्र सरकार कह रही थी, मगर जितनी ऑक्सीजन दिल्ली सरकार को मिलनी चाहिए थी उतनी मिल भी रही थी और उससे ज्यादा ही मिल रही थी। मगर दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाए, तो मगर अब जिस तरीके से ऑडिट टीम ने जिस तरीके से खुलासा किया उससे कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन दिल्ली सरकार को मिली वो कहीं ना कहीं और राज्यों के अंदर जा सकती थी और भी जान बताई जा सकती थी। मतलब जिस तरीके से दिल्ली सरकार खुद जो अपने दायरे के अंदर फंसी नजर आ रही है तो उससे सामान्य खड़ा होता, मगर देखना होगा क्या सुप्रीम कोर्ट की जो ऑडिट ऑक्सीजन टीम है उसको कितने बड़े जवाब दे पाएगी दिल्ली सरकार से, कि दिल्ली सरकार खुद अपने ही जाल के अंदर फंसी हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल राजीव, क्या लगता है लेकिन अभी तक कि किसी तरीका का कोई बयान आम आदमी पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से, क्योंकि छोटे छोटे मुद्दे को लेकर के, कोरोना को लेकर के बेहद सतर्क नजर आ रही थी दिल्ली सरकार। अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे थे कि वो पूरी तरीके से जिस तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर के रोकने के लिए। अब ये जो मामला आया है, क्या किसी तरीके अब तक का कोई बयान आया?
तरीके से बात करें अब सुप्रीम कोर्ट की जो टीम की यानी कि ऑक्सीजन ऑडिट टीम की, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जैसे सवाल खड़े गए हैं दिल्ली सरकार के लिए, तो दिल्ली सरकार की मुश्किल जरूर बनी है, मगर दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसा जवाब नहीं दिया गया कि जिससे ऑक्सीजन जो टीम है उसकी कहीं ना कहीं जवाबदेही बन जाएगी। मगर देखना होगा कि दिल्ली सरकार दावे कर सकती है, क्योंकि दिल्ली सरकार का अब पक्ष जरूर रखा जाएगा और दिल्ली सरकार किस तरीके का पक्ष रखती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जरूर देखना होगा। मगर लगातार कहीं ना कहीं इस टीम के द्वारा जिस तरीके से दिल्ली सरकार के ऊपर ही सवाल खड़े हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं सरकार खुद अपने घेरे में फंसती नजर आ रही है। मगर देखना होगा क्या ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर दिल्ली सरकार इतने बड़े घेरे के अंदर फंसी है, क्या वो उस घेरे से निकल पाएगी या फिर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से राजीव 289 मीट्रिक टन की आवश्यकता थी दिल्ली को, लेकिन ये बात कही जा रही थी कि 1100 लगभग 1100 मीट्रिक टन ये दिल्ली सरकार के द्वारा कहा जा रहा था कि मीट्रिक टन ऑक्सीजन डेली चाहिए, जबकि कोर्ट ने ये बात कही थी और ये बात कि 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिन दिल्ली सरकार को या दिल्ली को उपलब्ध कराई जाए। तो मुझे लगता है 700 मीट्रिक टन जो कोर्ट की तरफ से कहा गया था, जो उपलब्ध कराने की बात कही थी, वो भी कहीं बहुत ज्यादा थी। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार को लगभग 300 मैट्रिक टन की ही जरूरत थी, यानी कि 300 से कम की जरूरत थी। मगर लगातार दिल्ली सरकार जो है वो 1200 की मैट्रिक टन की करीब ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर दिल्ली केंद्र सरकार को घेर रही थी। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली सरकार को 400 मैट्रिक टन ऑक्सीजन रोज की दी गई थी, उससे कहीं ना कहीं ये जरूर था दिल्ली सरकार को जितनी आवश्यकता थी उससे ज्यादा मिली थी। मगर कहीं ना कहीं जो और राज्यों के अंदर जो मरीज थे उनके लिए भी कहीं ना कहीं संकट खड़ा हुआ, क्योंकि और उनको बताया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली सरकार के लिए अब एक और मुसीबत खड़ी होती सामने आ रही है। ऑक्सीजन को लेकर के लगातार जो केंद्र सरकार को घेरती नजर आ रही थी, अब खुद दिल्ली सरकार फंसती नजर आ रही है। और आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं, मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। आके प्रवक्ता आके देश के बड़े बड़े नेता आके जिनके ऊपर देश की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, वो कुल मिला के कल आज सुबह से एक ही काम कर रहे हैं, मीडिया में बैठ के, ट्विटर पे बैठ के, सोशल मीडिया में अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट बताई जा रही है, तथाकथित रिपोर्ट, कि दिल्ली में जब कोविड का पीक था तो ऑक्सीजन, तो भारत ने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंध रखना चाहता है और ये उस पर निर्भर करता है कि सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ किस तरीके से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक प्रेस वार्ता में संवाददाताओं से कहा है कि जहां तक पाकिस्तान के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों का सवाल है, हमारा रुख सर्वविदित है। हम पाकिस्तान सहित अपने सभी पड़ोसियों के साथ सामान्य संबंध चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपने अधीन किसी भी क्षेत्र का भारत के खिलाफ सीमा पर आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं करने देने के लिए विश्वसनीय, पुष्टि करने योग्य और अपरिवर्तनीय कदम उठाने समेत उपयुक्त माहौल बनाना चाहिए। तो वहीं बागची से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के उस हालिया बयान के बारे में पूछा गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कश्मीर मुद्दा सुलझ जाए तो दोनों देशों को परमाणु हथियारों की जरूरत नहीं हो। 2016 में पठानकोट वायुसेना अड्डे पर पड़ोसी देश के आतंकी समूहों की तरफ से किए गए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हो गए थे। उरी में एक भारतीय सेना के शिविर पर हमले के बाद रिश्ते और खराब हो गए। तब से भारत पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता नहीं कर रहा है, लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते हैं। तो भारत ने यह बात साफ कही है और पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंध रखना चाहता है भारत। ये उस पर निर्भर करता है कि सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय, पुष्टि करने योग्य और अपरिवर्तनीय कदम उठाकर उपयुक्त माहौल बनाए। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर स्थित घर पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा है और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी ने शुक्रवार सुबह देशमुख के घर की तलाशी भी ली। और बता दें कि ईडी ने देशमुख के खिलाफ इस साल मई में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। गौरतलब है कि इस साल मार्च में ही परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और मुंबई के पुलिस आयुक्त को हटा करके जिस तरीके से ये बड़ा मामला सामने आया है और देशमुख ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया और 5 अप्रैल को तब इस्तीफा भी दे दिया था, जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को भ्रष्टाचार के आरोपों में उनके खिलाफ
शुरुआती जांच करने का निर्देश दिया था। सीबीआई के बाद ईडी ने देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर स्थित घर पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा है और सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार ईडी ने शुक्रवार सुबह देशमुख के घर की तलाशी भी ली है। तो बता दें कि ईडी ने देशमुख के खिलाफ इस साल मई में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था और गौरतलब है कि इस साल मार्च में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर चिट्ठी लिखकर बड़े आरोप लगाए थे। तो बड़े आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद हालांकि अनिल देशमुख ने इस्तीफा भी दिया। तो लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं अनिल देशमुख की और मुंबई के पुलिस आयुक्त पद से हटाकर राज्य होमगार्ड के महानिदेशक नियुक्त करने के बाद परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और सिंह ने आरोप लगाया था, तमाम सारे आरोप लगाए थे। तो लगातार मामले पर अब जांच बैठ रही है और परमबीर सिंह के कई ठिकानों पर, आज 5 ठिकानों पर 5 रेड पड़ी है, जहां पर उनके कई घर शामिल हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर के ये छापेमारी की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है, बड़ी कार्रवाई और मुसीबत बढ़ती ही चली जा रही है। तो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर स्थित घर पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मुंबई से मुरारी सिंह जुड़ चुके हैं, संवाददाता हैं। मुरारी, जिस तरीके से ये 5 ठिकानों पर, अनिल देशमुख के 5 ठिकानों पर छापेमारी की गई है और अब उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती ही नजर आ रही, कम होने का नाम नहीं ले रही, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी योगेंद्र, ये कहना गलत नहीं होगा। पहले जहां सीबीआई ने इस पूरे मामले में छापेमारी कर जांच कर रही थी, वहीं अब ईडी ने जो है कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर नकेल कसते हुए आज सुबह 7:45 पर जहां महाराष्ट्र के नागपुर में छापेमारी की और वहीं मुंबई के स्थित ज्ञानेश्वरी बंगला, जहां पर मुंबई में रहते थे अनिल देशमुख, वहां पर ईडी की 2 टीमें जो है कि छापेमारी की है। लगातार जो है ईडी की तरफ से सकते हैं कि सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उनके इन 5 ठिकानों पर। योगेंद्र जी, बिल्कुल मुरारी, जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं पुलिस के द्वारा और जिस तरीके से पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी तमाम सारी की जा रही है, अब इस तरीके से कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है वो अब और तूल पकड़ता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि 100 करोड़ रुपए हर महीने इकट्ठा करने का लक्ष्य दिया गया था, ऐसा भी बताया जा रहा है। तो क्या लगता है कि आज इस तरीके से 5 ठिकानों पर जो छापेमारी की जा रही है, इसमें क्या कुछ निकल करके आ सकता है सामने? देखिए योगेंद्र, ये छापेमारी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही सीबीआई ने कहा था कि मनसूख हिरन हत्याकांड और जेलेटिन मामले में वो बहुत जांच के करीब पहुंच चुकी है। अब ऐसे में जो ईडी की छापेमारी चल रही है, ऐसे में पूर्व जो है कि गृह मंत्री जो अनिल देशमुख है, उनकी मुश्किलें पूरी तरह से बढ़ चुकी है, क्योंकि उनके ही सबसे करीबी जो इस पूरे कांड में मुख्य आरोपी सचिन वाजे है, उनसे जो है कि 100 करोड़ रुपए महीने वसूली की बात कही थी, जिसकी खुद लिखित शिकायत मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र के जरिए लिखा था, जिसके बाद ये लेटर बम के नाम से फूटा था और अब ईडी जो है कि इस पूरे मामले में नकेल कस रही है। योगेंद्र, बिल्कुल मुरारी सिंह, जिस तरीके से पहले सीबीआई को जांच के आदेश दिए गए कोर्ट के द्वारा और उसके बाद अब ईडी लगातार मामले को लेकर के जांच कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम सारी जानकारी के लिए। तो अब पहले सीबीआई और अब ईडी, तो लगातार मामला बढ़ता ही जा रहा है और कहीं से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है अनिल देशमुख को। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस ने 2 फर्जी कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ कर 30 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो खुद को कथित तौर पर राजस्व और सीमा शुल्क अधिकारी बताकर ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को ठगते थे। पुलिस के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी है। पुलिस के मुताबिक फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले लोग विदेशी नागरिकों को वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए कॉल करते थे और उसके बाद कथित चोरी के कारण उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कर लिए गए हैं। जब पीड़ित लोग उनसे मामलों से बचने के तरीकों के बारे में पूछते थे तो ये लोग उन्हें ब्रिटेन स्थित खातों में धनराशि जमा करने के लिए कहते थे और इन कॉल सेंटरों का संचालन परविंदर सिंह नाम का एक शख्स अपने 3 साथियों परमजीत सिंह, गगनदीप सिंह और मंथन अरोड़ा के साथ मिलकर करता था और इन सभी को 6 अन्य महिलाओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर यूपी के महाराजगंज जिले से है, जहां कोल्हई थाना क्षेत्र में गैंगरेप का मामला सामने आया है और आरोप है कि लड़की के परिचित ने उसे आधी रात को फोन कर मिलने के लिए घर पर बुलाया था और घर से बाहर बुलाया था और एक खाली पड़े मकान में ले जाकर अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। लड़की के सुबह तक घर न पहुंचने पर परिजनों ने लड़की की तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद परिजनों की लड़की के साथ हुई घटना की जानकारी मिली। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी और कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने भी इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए फरार आरोपियों की तलाश में टीमों को गठित कर दिया है और लड़की को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है। क्षेत्र में एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की बात सामने आई है। एक गांव का ही लड़का है, वो उसका परिचित है। उसने उसे फ़ोन से रात में 12 बजे बुलाया और गांव के बाहर एक खाली पड़ा मकान है, वहां पे उसको लेके गए। वहां कथित तौर पर उसके 2 साथी और मिले और तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। लड़की को मेडिकल के लिए भेजा गया है, FIR पंजीकृत कर दी गई है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं। जल्दी ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक अनोखा मामला सामने आया है, जब आखिरी वक्त पर शादी इसलिए रद्द कर दी गई क्योंकि दूल्हा बिना चश्मे के अखबार नहीं पढ़ सकता था और ये मामला पूरा जमालपुर गांव के निवासी अर्जुन सिंह ने अपनी बेटी अर्चना की शादी बंसी गांव के निवासी शिवम के साथ तय की थी और शिवम को पढ़ा लिखा लड़का जानकर पिता ने जल्द ही शादी की तारीख भी तय कर दी थी और शादी की सारी तैयारियां भी शुरू कर दी थी, जिसके बाद दूल्हे की नजर कमजोर होने की वजह से दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया है और लड़की के पिता ने बताया कि मुझे करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मामले पर FIR दर्ज कराई गई है, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। दुल्हन के मुताबिक उसने कहा कि मेरी मां बाप को धोखे में रखा गया, उन्हें बताया नहीं गया कि लड़के की आंखें में कोई दिक्कत है, आंखें कमजोर हैं। बारात के दिन पता चला कि चश्मा हटा दे तो वो बिल्कुल नहीं चल पाएगा। जो खर्च हुआ है और जो सामान हुआ है वो वापस कर दिया जाए। दिन में मैंने देखा चश्मा लगाया था, तो मैंने समझा कि ये लड़का वो सिंपली चश्मा लगाए और इसको कोई शौक वैसे लगाते हैं लड़के। मैंने इसको ये नहीं समझा कि इसकी नज़र ही आँख की रोशनी ही कम है और लोगों के कहने पर लोगों से जब मैंने कहा उन लोगों से कि चश्मा क्यों लगा रहे, वो तो पढ़ता है, स्कूल बढ़ता है, उसको क्या कहता है। तो मैं उसके विश्वास में आ गया। जब मैंने देखा वो रात में मेरे यहाँ आया तो मैंने देखा वो रात में भी चश्मा लगाए। हमें शक हुआ कि रात में चश्मा क्यों लगाया, इसका मतलब कुछ कारण है। फिर मैंने मध्यस्थ से कहा कि इसका चश्मा हटवाइए, नहीं तो मैं टीका नहीं करूँगा। जैसे ही चश्मा हटवाया गया तो उसको आंखों से दिखाई नहीं दिया। उसे पेपर पढ़वाएगा, वो पढ़ नहीं पाया। वो स्वयं बोला लड़का कि मैं बगैर चश्मे के मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ कर नहीं सकता। इसलिए मैंने लड़की से पूछा, घर में एकदम रोना पड़ना पड़ गया। लड़की पूछा तो लड़की कहने लगी मैं तो एक पापा इसके साथ कभी शादी नहीं करूँगी, चाहे मर जाए। अब मेरी बेबसी हो गई। सारा सजाया सामान, सब कुछ सुविधा व्यवस्था सब कुछ चाहिए, 5 लाख का लगभग कम से कम मेरा नुकसान। भारत में इस वक्त पूर्वी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत कुछ हिस्सों में मानसून एक्टिव है, जहां झमाझम बारिश हो रही है। आज उत्तर पूर्व भारत, सिक्किम के कुछ हिस्सों, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों
केरल, कर्नाटक, दक्षिण गुजरात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। और इसके अलावा पश्चिम हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों, पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में अलग अलग हिस्सों में धूल भरी आंधी के चलने की संभावना जताई गई है और इसके साथ ही छिटपुट बारिश भी हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा और राजस्थान को मानसून की बारिश के लिए जुलाई तक इंतजार करना होगा और दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी सीमा बड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, अलीगढ़, मेरठ, अंबाला और अमृतसर से होकर गुजरती है। मौजूदा मौसम संबंधी स्थितियां और पूर्वानुमानों से संकेत मिलता है कि अगले सप्ताह तक दक्षिण पश्चिम मानसून के राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के शेष हिस्सों में बढ़ने की संभावना नहीं है। 30 जून तक उत्तर पश्चिम भारत के अलग अलग स्थानों में हल्की मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। और अब खबर यूपी के अमेठी जिले से है, जहां नशा तस्कर के घर जांच करने गई पुलिस पर नशा तस्कर के बीवी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। नशा तस्कर की बीवी का कहना है कि कार्रवाई पर आई पुलिस ने बदतमीजी की और घर में रखे 20 लाख रुपए जबरन अपने साथ ले गई। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में अपना पति का बचाव करने के लिए पुलिस पर दबाव बनाने के लिए महिला पुलिस पर फर्जी आरोप लगा रही है और बहरहाल महिला ने अपनी शिकायत जनपद अमेठी के थाना बाजार शुकुल में दी है और वहीं जांच करने आई पुलिस गौरीगंज थाने की थी। अंदर आए, 3-4 लोग थे, वो अंदर आ गए। पूछा तुम्हारे पति कहाँ हैं? हमने कहा वो मेरे पति घर पे नहीं है, वो दवा लेने गए हैं। तो उनके काफ़ी चोट लगी है, गंभीर, उनके पैर में स्क्रू भी पड़े हुए हैं। इस वजह से उनको चलने में बहुत तकलीफ है, चल नहीं पाते हैं ज़्यादा। पूछने लगे, उसके बाद में मेरे घर के अंदर घुस गया, तलाशी लेने लगे। बोले अलमारी की चाबी दो। हमने कहा कि मेरी चाबी मेरे पास में नहीं, मेरे पति लेके गए हैं। इतना कहा कि मुझे धक्का मार कर बाहर निकाल दिया और तोड़ फोड़ करने लगे। मेरी अलमारी तोड़ दिया, जिसमें से हमने फ्लैट बेचे थे 18 लाख रुपए के और 2 लाख रुपए जगदीशपुर के अंशु ने हमको दिया था। 20 लाख रुपए रखे थे, कुछ जेवर भी रखा था, वो सब लेके चले गए। जब जाने लगे हमने देखा कि मेरी अलमारी टूटी, हम चिल्लाने लगे तो मेरा मुँह पकड़ के दबा दिया और जो गाड़ी में एक आदमी गाड़ी में बैठा था उसने पुकारा अंकित, दिनेश, सोनू, धीरेन्द्र, आइए गाड़ी में बैठिए। जाते समय एक लोगों ने कहा कि जब तुम्हारे पति आ जाएंगे तो उनको गौरीगंज भेज देना और मुझे मारा भी है। आगे और क्या कार्रवाई की आपने? थाने पे हमने FIR का हमने तो 112 नंबर पे कॉल भी किया था, वो लोग आए थे, बस पूछताछ करके चले गए। ट्विटर पर प्राप्त सूचना की जाँच कराई गई तो ज्ञात हुआ कि दिनांक 23/2021 को शाम करीब 5 बजे हमाद हुसैन पुत्र जुबैर निवासी ग्राम केतारपुर, थाना बाजारपुर, जनपद अमेठी के घर पर मादक पदार्थों के विक्रय की सूचना मुखबिर द्वारा मिलने पर पुलिस टीम सादे वस्तुओं ने उनके घर पे पता रसीद सुधार रखी गई। पुलिस पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि घर पे मौजूद नहीं। जब घर पे मौजूद नहीं थे तो पुलिस टीम वापस चल गई। हमाद हुसैन का आपराधिक इतिहास है, उनका नेटवर्क बाराबंकी में मादक द्रव्य तस्करी के क्षेत्र में है। उन पर वहाँ मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। अब यह आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है और पुलिस पर दबाव बनाने के लिए इसने अपनी पत्नी द्वारा ट्वीट कर। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।